हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक, डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज नए अध्याय की बारी है, नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। और भाई कहाँ से है वो? भाई अगली बुक से है। जी हाँ, तो प्रतिपूर्ति, जी हाँ, हमारी एक नई बुक प्रतिपूर्ति से हमने क्या किया है, एक अध्याय लिया है। पहला ही अध्याय है क्योंकि जाहिर सी बात है इसके अंदर केवल 3 अध्याय हैं। तो पहला अध्याय क्या है भाई? रस्सी का टुकड़ा, जिसके लेखक हैं गाय डी मोपासा। तो गाय डी मोपासा ने इस कहानी के माध्यम से आखिर क्या बताने की कोशिश की है, क्या बताने की चेष्टा की है, क्या मैसेज देने की कहानी, इस कहानी के माध्यम से क्या मैसेज आपको दिया जा रहा है, तो आइए हम सभी जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। लेकिन इससे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर, इस पार्ट के अंदर? तो पहले तो आता है लेखक परिचय, इसके बाद आएगा कहानी का सारांश और लास्ट में करेंगे कुछ प्रश्न और उत्तर। क्लियर? तो भाई फटाफट से एक कॉपी पेन वगैरह उठा लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने का मौका मिले। मैं हर वीडियो, हर क्लास के अंदर सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालता हूँ और सबसे पहले बच्चों को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से अच्छी आदतों के माध्यम से आप अपने जीवन को बहुत ही सुगम और सरल बना सकते हो। तो लिखना एक अच्छी आदत में शुमार होता है और एक छात्र के लिए लिखना कितना ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ कि भाई लिखने से एक तो लिखावट अच्छी होती है, दूसरा आपकी स्पीड बनती है। बात अगर स्पीड पे करें तो भाई अगर आप 1-2 क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर छोड़कर आते हो, अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं, और अगर आप उन बच्चों में शुमार हो, आप भी उन बच्चों में शामिल हो, तो आप एक बहुत ही गंभीर समस्या से जूझ रहे हो और आपको पता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड नहीं है, आपकी स्पीड नहीं है, और ये समस्या आपको आगे चल के बहुत विकराल रूप ले सकती है। क्योंकि आप बड़ी क्लास में जब जाओगे, जब आप कंपटीशन फाइट करोगे, तो वहाँ पर आपके क्वेश्चन छूट जाया करेंगे। तो भाई इससे आज अभी और इसी वक्त जो है निजात पाइए और अपनी स्पीड बढ़ाने के प्रति लग जाइए। अब कैसे बनेगी? जब तक आप लिखोगे नहीं, जब तक आपकी आदत नहीं पड़ेगी, तब तक आप कैसे बढ़ेगी, क्या नहीं बढ़ेगी तो बात की विषय है। लेकिन अपनी आदत तो डालो, आदत डालोगे तो धीरे 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 स्पीड अपने आप जो है बन जाएगी और आप एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आओ। दूसरा, जो बच्चे कहते हैं जब मैं याद नहीं होता, और अगर होता है तो हम उसको थोड़े समय के बाद भूल जाते हैं। एक तो होता है रटना और एक चीज़ होता है समझना। तो रटोगे तो भैया भूल जाओगे, रटना नहीं है, समझना है। चीज़ों को लिख कर समझना है, लिख कर याद करना है, और लिखी हुई चीज़ें हमें जल्दी याद हो जाती हैं, जल्दी याद हो जाती हैं, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो है लॉन्ग टाइम मेमोरी में जाके सेव हो जाती हैं, और उसको हम जब चाहें तब हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी भैया हमारे को ये 5वीं क्लास में पढ़ाया गया था, ये चैप्टर हमने 8वीं क्लास में पढ़ा था, है ना, 10वीं क्लास में पढ़ा था। क्लियर? तो अगर आप भी ऐसी शार्प मेमोरी चाहते हो तो लिख कर पढ़ने की आदत डालो। क्लियर है? बात समझ में आ गई? लिखने से इतने सारे बेनिफिट होते हैं। क्लियर हो गया? चलो भाई कर दें शुरुआत। चलो भाई कर देते हैं शुरुआत। चलो, तो सबसे पहले पाठ आपका है रस्सी का टुकड़ा। आप समझ रहे हो, लेखक हैं गाय डी मोपासा। ये जो मेरे राइट हैंड की तरफ जो एक चित्र देख रहे हो, ये कौन है? मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ ये हैं गाय डी मोपासा। क्लियर है? इन्हीं का ये चित्र है। गाय डी मोपासा इस कहानी के लेखक हैं। जन्म इनका हुआ है 1850 ईस्वी में। कब है? 1850 ईस्वी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जन्म और वर्ष। हर लेखक, हर लेखिका, हर कवि और कवित्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी पूछ लिया जाएगा। सब्जेक्टिव प्रश्न में अगर जीवनी आएगी तो जीवनी लिख दीजिएगा। क्लियर है? तो लेकिन जन्म का वर्ष याद रखना, और जन्म का वर्ष कब है, मृत्यु का वर्ष कब है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भैया गाय डी मोपासा का जन्म जो हुआ था 1850 में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1893 में। कब हुई थी? 1893 में। 1850 से 93 का अगर ड्यूरेशन देखा जाएगा तो ये होते हैं 43। कितने होते हैं? 43। यानी कि 43 वर्ष के आयु में ही, बहुत ही कम उम्र के अंदर इनका देहांत हो गया था। जब इनका देहांत हुआ था
तो ये 43 साल के थे, मात्र 43 साल के। 43 साल की कोई एज होती है ना, कोई एज नहीं होती है। क्लियर। निवासी कहाँ के थे, तो ये फ्रांस के निवासी थे, इसको याद रखना। कहाँ के निवासी थे, गाई डी मोपासा फ्रांस के निवासी थे। क्लियर हो गया, फ्रांस के निवासी, यानी कि फ्रांसीसी साहित्यकार भी इनको बोला जाता है। गाई डी मोपासा जो थे फ्रांसीसी साहित्यकार थे। क्लियर है। अब 1850 से 1893 यानी 43 साल में इनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1870, यानी कि 50 से 70, यानी कि 20 वर्ष युवा अवस्था आने में इनको लगे, 20 साल। तो 1870 से 1890 का जो ड्यूरेशन है, कितने हो गए, यानी कि 20 वर्ष की। 20 वर्ष के अंदर अंदर अगर बात करी जाए तो इनकी कितनी कहानियाँ आप कह सकते हो, 10, 20, 30, 40, 50, 100, है ना, कितनी कहानियाँ लिखी होंगी, एक व्यक्ति कितनी कहानी लिख सकता है। तो इन्होंने केवल 20 साल के ड्यूरेशन के अंदर कितनी, 300 कहानियाँ। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आएगा तो आप लिख दीजिएगा, लगभग 300 कहानियाँ लिखी थी इस ड्यूरेशन में इन्होंने। कितनी, 300 कहानियाँ। क्लियर है। और 6 उपन्यास जो है उनके प्रकाशित हो चुके थे। तो ये है एक छोटा सा इनका, है ना, कार्यकाल। आगे बढ़ें, अब चलते हैं सारांश पर। सारांश पर चलते हैं तो रस्सी का टुकड़ा, ये क्या है, ये एक कहानी है, ये कहानी है, लघु कहानी है। और इसका सारांश पढ़ेंगे तो इसके लेखक हैं गाई डी मोपासा, इनका कार्यकाल 1850 से 1893। क्लियर हो गया, 1850 यानी कि इनका जन्म का वर्ष, और 1893 यानी कि इनकी मृत्यु का वर्ष। ये है जन्म का वर्ष और ये है मृत्यु का वर्ष। क्लियर है। तो प्रस्तुत लघु कहानी, लघु मतलब छोटी कहानी, ये जो लघु कहानी है जिसका नाम है रस्सी का टुकड़ा, ये गाई डी मोपासा के द्वारा लिखित एक कहानी है जो कि गोदरविल जाने वाली सड़क के प्रारंभ होती है। तो गोदरविल क्या है, एक शहर का नाम है, और उसकी तरफ जो जाते हुई सड़क है वहां से इस कहानी की शुरुआत हो जाती है। अब कहानी शुरू हो गई, कहानी शुरू हो गई। एक शहर है गोदरविल, और गोदरविल की तरफ जाने वाली जो सड़क है वहां से इस कहानी का आरंभ होता है। और गोदरविल एक उपनगर है जहां साप्ताहिक हाट के दिन सुदूर ग्रामीण अंचलों से किसानों तथा उनकी पत्नियों का अपार जनसमूह एकत्रित होकर अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के सामान की खरीद फरोख्त करते हैं। क्लियर है। तो ये जो गोदरविल है एक उपनगर है ना, और उस तरफ एक सड़क जाती है, वहाँ से इस कहानी की शुरुआत होती है। और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हाट लगता है। आपने देखा होगा, हाट किसको बोलते हैं, हाट साप्ताहिक बाजार को बोलते हैं। गांव देहात में आप पैठ बोलते हो, आप कहते नहीं कहीं पे पैठ लगी है, फलाने जगह पैठ लगी है, आज तो पैठ लगी है ना, उस शहर में पैठ लगी है। शहरी अगर वातावरण में चले जाओ तो आपने देखा होगा कि मंगल बाजार लगा है, बुध बाजार लगा है, शुक्र बाजार लगा है, शनि बाजार लगा है। तो ये साप्ताहिक बाजार है ना, अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिनों में लगते हैं, उनको क्या कहा जाता है, साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार यानी कि हफ्ते में एक बार लगने वाला बाजार। तो गांव में इनको पैठ बोलते हैं, कहीं इनको हाट बोलते हैं। जहाँ पर क्या होता है, अब तो मॉडर्न ज़माना है, जगह धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, सब कुछ इतनी जल्दी के साथ आधुनिकता के दौर में बदलता जा रहा है। आज मॉलों ने ले ली जगह, आज ऑनलाइन शॉपिंग होने लगी है ना, लेकिन पहले यही हुआ करता था, एक छोटे छोटे बाजार लगते थे कि भाई आज इस शहर में लगेगा, मान लो मंगलवार वाले दिन। तो आसपास के गांव के जितने भी लोग थे सबको पता होता था। तो लोग क्या करते थे, वहाँ पर शॉपिंग करने आया करते थे, अपनी ज़रूरतों का सामान, क्योंकि हफ्ते में एक ही बार लगता है, एक बार लगता है। तो वो क्या करते थे कि भैया अपने आसपास अगर सामान लगा, जगह लगी है, बाज़ार लगा है, तो एक हफ्ते का सामान वो वहाँ से ख़रीद के लाया करते थे, क्योंकि अब जब शॉपिंग करेंगे तो भैया अगली बार ही आना पड़ेगा, यानी कि एक हफ्ता। तो ज़रूरत का सामान लोग खरीद के लाया करते थे। तो ऐसे ही उपनगर से इसकी शुरुआत होती है, जहाँ पर एक हाट लगी हुई है, और यहाँ पर
जो है दूर ग्रामीण अंचलों से किसान और उनकी पत्नियों का अपार जनसमूह एकत्रित होकर अपनी अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों की पूर्ति के लिए यहाँ पर ये जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? शॉपिंग करने के लिए, है ना, जिसमें कि बच्चे भी होते हैं, मर्द होते हैं, इनकी पत्नियां होती हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसा अपार जनसमूह जो है उमड़ा हुआ जा रहा है ना, भीड़ भाड़ का माहौल है, सड़क पर एक भीड़ भाड़ है और लग रहा है कि हाँ भाई ये लोग कहीं किसी मेले वगैरह में जा रहे हैं। चलो भाई, आज साप्ताहिक हाट का दिन है और आज ऐसे ही दिन है, हाट का दिन है और पुरुषों तथा महिलाओं की लंबी कतारें गोदरविल में लगने वाली हाट की ओर जाने वाली सड़क मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं। क्लियर है? तो गोदरविल की तरफ जो सड़क जा रही है और उस पर एक मेला सा लगा हुआ है ना। आज साप्ताहिक बाजार लगने का दिन है और औरतें और उनकी पत्नियां, मतलब व्यक्ति जो हैं उनकी पत्नियों, अपनी पत्नियों के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, इस हाट में जा रहे हैं। सड़क मार्ग से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। किसानों के नीले रंग की साफ सुथरी कफ की हुई कमीजें पहने किसानों पर कठिन परिश्रम की थकावट स्पष्ट दिख पड़ती है ना। आपने देखा होगा कि किसान क्या होता है, किसान अपने खेतों में काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है। किसान से ज़्यादा मेहनती और परिश्रमी कोई होता नहीं है ना। किसान बीज बोता है और बीज बोने से लेकर उसमें पानी लगाता है, खाद पानी, और उसकी देखभाल भी करता है, पशुओं से उसको बचाता है, रात रात भर जाग कर उसकी रखवाली करता है, तब जाकर वो फसल जो है ना पक जाती है और तब जाके उसको काटते हैं। ऊपर से अगर विपत्ति आ गई, अगर बारिश हो गई, ओले पड़ गए तो भैया वो फसल भी खराब हो जाती है। यानी कि किसान बड़ा मेहनती होता है। क्लियर? तो किसान बड़ा ही मेहनती स्वभाव का होता है और ये करता क्या है, ये अपने खेतों में बड़ी मेहनत करता है, बड़ी मेहनत करता है। क्लियर है? तो साफ तौर पे ये जो थकावट है उसके चेहरे पर जो आपको दिखने को मिल रही है। औरतें छोटे से शॉल में लिपटी हुई हैं, हल्की सी शॉल जो है उन्होंने क्या कर रहा है, अपने शरीर पर ओढ़ रखी है। औरतें शॉल में हैं और गाय, बछड़े, मुर्ग मुर्गियां तथा अन्य सामान लेकर अनेकों पुरुष महिलाएं हाट में बिक्री के लिए ले जा रहे हैं। क्लियर है? कोई गाय ले जा रहा है, किसी को गाय बेचना है, किसी को बकरी बेचना है, किसी को मुर्गे और मुर्गियां बेचनी है। क्लियर? तो इस तरीके से क्या है, लोग अपने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कोई सामान वहाँ पर खरीदने जा रहा है और कोई अपने सामान को बेचने के लिए जा रहा है। तो इस हाट के अंदर खरीदार भी आ रहे हैं और भैया बेचने वाले लोग भी आ रहे हैं। सामान को बेचना और खरीदना दोनों ही व्यक्ति जो है आपस में यहाँ पर मिलेंगे इस हाट के अंदर। अब जो गोदरविल के चौराहे पर खरीद बिक्री करने वालों की भीड़ है, गोदरविल का जो चौराहा है उस चौराहे पर खरीदने वालों की और सामान लेने वालों की क्या है, भीड़ है। बेचने वालों की और खरीदने वालों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। और भीड़, मेले में क्या होता है भैया, बाजार में क्या होता है, बाजार में जाहिर सी बात है भीड़ भाड़ होती है और भीड़ भाड़ होती है तो जाहिर सी बात है बाजार के अंदर तो भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी ना। तो अस्तबल में मवेशियों, गोबर, भूसे, पसीने की गंध आ रही है, आपने देखा होगा। और ये जो गंध होती है, ये गंध एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का जो व्यक्ति होता है इसको महसूस कर सकता है ना। शहरी वाला वातावरण का व्यक्ति कहता है यार कितनी बदबू आ रही है, लेकिन इस किसान को, इस ग्रामीण पृष्ठभूमि का जो व्यक्ति है उसको इस गंध की आदत सी पड़ जाती है। क्लियर है? फिर वो नेचुरल होती है, उसको फिर वो मतलब अजीब सी नहीं लगती है। लेकिन एक शहर का व्यक्ति गांव में जाएगा तो वो गोबर की बदबू है ना, इधर उधर की चीज़ें, एक अजीब सा वातावरण होता है। बट गांव वाले व्यक्ति के लिए ये सामान्य सी प्रक्रिया हो रही है। तो जाहिर सी बात है मवेशियों की, गोबर की, भूसे की, पसीने की यहाँ पर गंध आ रही है। और ब्रोत निवासी होशे कम गोदविल पहुँचता है। ब्रोत निवासी कौन? होशे कम। यहाँ पर एक कैरेक्टर है होशे कम, कहाँ का रहने वाला है? ब्रोत का रहने वाला है। तो ब्रोत निवासी होशेकम गोदविल पहुंचता है और उसकी नज़र जमीन पर पड़े एक रस्सी के टुकड़े पर पड़ती है। जमीन पर एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ होता है और होशेकम की मान्यता है कि हर उपयोगी वस्तु को उठा लेना चाहिए। ये जो ब्रोत निवासी होशेकम होता है इसका ऐसा मानना है कि कोई भी चीज़ जो है ना, कोई भी वस्तु खराब नहीं होती है, समय पर वो
कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो काम आती है। तो हर कोई चीज़ बेकार नहीं होती है। तो जब वो रस्सी का टुकड़ा देखता है तो उसको उठा लेता है। क्लियर है? तो भाई हर उपयोगी वस्तु जो है उसको उठा लेना चाहिए और भाई अतः वह रस्सी के टुकड़े को उठा लेता है बिना कोई सोचे, बिना कोई समझे, क्योंकि उसकी मान्यता है कि भैया जो चीज़ यूज में हो भाई उसको उठा लेना चाहिए। क्लियर है? अब रस्सी के टुकड़े को लपेटते समय उसकी नज़र मैत्र मलादे नामक व्यक्ति पर पड़ती है। क्लियर है? जो अपने घर की देहरी पर खड़ा था, अपने घर की जो देहरी है उस पर यह व्यक्ति खड़ा होता है और जब ये टुकड़ा उठा रहा होता है तो उसकी नज़र उस पर पड़ जाती है। तो दोनों की नज़र जो है टकरा जाती है। अब ये जो मलादे से किसी बात को लेकर होशे कम की अनबन थी, यानी कि पहले से कोई डिस्प्यूट चल रहा था, कोई विवाद चल रहा था, है ना, दोनों में आपस में बनती नहीं थी। ये जो व्यक्ति था, ये जो मलादे, ये किसी बात पर होशे कम से रुष्ट हो गया था, यानी कि इसे अपना दुश्मन मानता था, इसको अपना दुश्मन मानता था और इसीलिए होशे कम उसकी नज़र बचाकर उस रस्सी के टुकड़े को जेब में रख लेना चाहता है। नज़र पड़ती है तो क्या है, नज़र बचाकर वो क्या है, उस टुकड़े को अपनी जेब में रख लेता है उठाकर। क्लियर? अब वह कुछ ऐसी मुद्रा बनाता है मानो किसी वस्तु को वह खोज रहा है। क्लियर है? और इस तरीके से मुंह बनाता है कि मानो किसी व्यक्ति वस्तु को वो मान लो खोज रहा हो। रस्सी का टुकड़ा जमीन जो उठाकर अपनी जेब में रख लेता है और इस वाकये को भैया ये जो मलादे है ये भैया किसी तरह देख लेता है ना। अब वो नहीं चाहता है कि मलादे वास्तविकता को जान जाए, वो नहीं जानता, वो ये नहीं मानने की कोशिश करता है कि भैया मलादे जो है उसको पता ना चले कि मैंने क्या उठाया है। क्लियर है? क्योंकि दोनों के अंदर इस तरीके से वो क्या है, वो उसको मन ही मन जो है इसे अपना दुश्मन मानता है। तो वो नहीं चाहता कि भाई इसको वास्तविकता का पता चले, सही चीज़ की जानकारी हो। वह फौरन वहाँ से आगे बढ़ जाता है और इस प्रक्रिया को वहीं पर छोड़कर वो आगे की तरफ बढ़ जाता है और हाट की भीड़ में पहुंच जाता है, जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है। और जब भीड़ भाड़ होती है तो वहाँ पर जाकर वो जो है वो भी उस भीड़ के अंदर शामिल हो जाता है। अब जो खरीद फरोख्त तथा मोल तोल में व्यस्त हैं, जो सारे के सारे व्यक्ति जो है, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, तो उन्हीं भीड़ में वो भी सम्मिलित हो जाता है। हर व्यक्ति अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कोई ना कोई सामान खरीद के ले जा रहा है, क्योंकि हफ्ते में एक ही बार हाट लगती है और फिर तो भैया एक हफ्ते के बाद ही आना होगा। क्लियर है? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी ज़रूरतों की चीज़ें खरीद रहे हैं और जिसको किसी चीज़ की सेल करनी यानी कि किसी को बेचना है, वो इस जुगत में है कि कोई ग्राहक आएगा और उसको वो सामान बेच देगा। क्लियर है? तोल मोल हो रहा है, मोल खरीद हो रही है, मोल भाव हो रहा है और भैया धीरे धीरे भीड़ छटने लग जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति जो हैं वो अपनी ज़रूरतों का सामान लेकर अपने अपने घरों की तरफ, है ना, प्रस्थान करने लगते हैं। धीरे धीरे भीड़ जो है वो छटने लगती है और काफ़ी संख्या में लोग मैत्र जुर्दे के भोजनालय में खाना खाने आते हैं। कहाँ आते हैं? मैत्र जुर्दे के भोजनालय में। आपने देखा होगा ना कि भैया फलाना भोजनालय, है ना, शेरे दा ढाबा, पंजाबी ढाबा, और इस तरीके से लिखा होता है और हम जाते हैं बड़े चाव से, कहते हैं कि भैया 4 चपाती लगा दो, दाल मखनी लगा दो, ये लगा दो, मटर पनीर लगा दो, है ना, और आराम से बैठ के पेट भर के खाना खाते हैं। तो इसी तरीके से कुछ वहाँ पर भी माहौल रहा होगा। तो एक भोजनालय था मैत्र जुर्दे का, भाई वहाँ पर जाके सब लोग खाना खाते हैं, अपनी अपनी पसंद का खाना मंगाते हैं, सारे लोग स्वादिष्ट खाना खाते हैं, पेट भरते हैं और स्वादिष्ट भोजन के लिए वो होटल प्रसिद्ध था। आपने देखा होगा कि एक ही व्यंजन 2 अलग अलग दुकानों में मिलते हैं, लेकिन एक दुकान जो है वो बहुत ज़्यादा चलती है, उस पर भीड़ ही भीड़ है, लेकिन एक दुकान जो है उसके पास ग्राहकों की कमी है। तो यानी कि एक व्यक्ति का भोजन इतना ज़्यादा स्वादिष्ट है कि भैया वो फेमस हो गया है, वो फेमस हो गया है, वहाँ पर भीड़ लगी हुई है। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर भी दृश्य है। होटल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वहाँ पर सारे के सारे लोग खाना खाने के लिए एकत्रित हो जाते हैं और होशे कम भी वहाँ पर खाना खाने के लिए जाता है। होशे कम भी वहाँ पर उसको भूख लगती है तो वो भी वहाँ पे खाना खाने के लिए चला जाता है। और अचानक बाहर आते में नगाड़ा पीटने की आवाज़ के बीच
एक मुनादी सूचना की जाती है। अचानक से क्या होता है, नगाड़ा क्या होता है कि भैया किसी को सूचित किया। पहले के ज़माने में क्या होता था, नगाड़ा बजता था, है ना, किसी राजा रजवाड़े या फिर किसी को कोई सूचना दिया जाता था। तो अब जाहिर सी बात है, टेलीफोन हुआ नहीं करते थे, इतना संसाधन नहीं था, व्हाट्सअप, यूनिवर्सिटी और ये जो तो आपका क्या बोलते हैं उसको, फेसबुक, ट्विटर, ये कोई सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। और इस वक्त क्या था, एक नगाड़ा बजाया करते थे, यानी कि बीच सब लोगों को एकत्रित कर लिया करते थे और कहते थे सुनो सुनो सुनो, है ना। तो अपनी सूचना जो है वो लोगों को दे दिया जाता है। इस तरीके से सूचना का आदान प्रदान हुआ करता था। किसी बात को अगर किसी जन जन तक पहुंचाना हुआ करता था तो इसी नगाड़े का इस्तेमाल किया करते थे लोग। क्लियर। तो भैया सूचना दी जाती है, नगाड़ा पीटने की आवाज़ एक मुनादी के द्वारा। मुनादी किसको बोलते हैं, जो उस नगाड़े को पीटा करता है, बजाया करता है, सुनो सुनो सुनो, इस तरीके से तो सूचना दी जाती है। और घोषणा के द्वारा कहा जाता है कि मैत्र फॉर्च्यून हुलब्रेक का एक बटुआ पर्स सुबह 9 से 10 बजे के बीच बेंजेविल जाने वाली सड़क पर खो गया है। अब यहाँ पर ये जो घोषणा हो रही है, ये घोषणा हो रही है किस विषय में हो रही है, एक व्यक्ति है मैत्र फॉर्च्यून हुलब्रेक, इसका बटुआ, बटुआ आप समझते हो, पर्स जो होता है, पर्स जो है वो खो जाता है सुबह 9 से 10 बजे के बीच बेंजेविल जाने वाली सड़क पे। क्लियर है। अब ये क्या है, सूचित किया जा रहा है, सभी को सूचित किया जा रहा है, और जिसमें 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कुछ जरूरी कागजात हैं। इस तरीके की सूचना जो है उस मुनादी के द्वारा दी जाती है। क्लियर है। पाने वाला व्यक्ति इसे मेयर के कार्यालय अथवा मेल हुलब्रेक को लौटा दें। क्लियर। सूचित किया जाता है कि एक बटुआ है, पर्स है, जिसके अंदर क्या है, इसके अंदर 500 फ्रैंक और व्यापार से संबंधित कुछ जरूरी कागज हैं। सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में ये बेंजेविल जाने वाली सड़क पर कहीं खो गया है, और जिस किसी भी सज्जन को मिले, जिस किसी व्यक्ति को मिले, तो भैया ये मेयर के कार्यालय में अथवा मेल हुलब्रेक को लौटा दे। बतौर इनाम 20 फ्रैंक उसे दिए जाएंगे। और इनाम की राशि भी जो है अनाउंस कर दी कि भैया 20 जो हैं फ्रैंक जो हैं उसको दिए जाएंगे जिसने ये बटुआ लौटाया। क्लियर है। जिसने ये बटुआ वापस किया उसको 20 फ्रैंक दिए जाएंगे। और थोड़ी देर के बाद वर्दी में एक पुलिस अधिकारी उस होटल में पहुंचता है। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, एक पुलिसमैन यानी कि एक पुलिस अधिकारी जो होता है पुलिस की ड्रेस के में उस होटल के अंदर प्रवेश करता है, एंट्री करता है, और वो वहाँ उपस्थित लोगों से पूछता है कि ब्रोत निवासी मैट हैशे कैंप वहाँ पर है अथवा नहीं है। क्लियर है। उसके शहर का नाम लेता है कि भाई फलाने गांव का ये जो व्यक्ति है क्या इस होटल में है या नहीं है, उसका नाम लेके पुकारता है। क्लियर। तो होशे कम जो है सामने आकर कहता है कि उसी का नाम होशे कम है। वो कहता है कि जी हुजूर मेरा ही नाम होशे कम है। क्लियर। मैं ही होशे कम हूँ, बताइए जनाब, है ना, क्या काम है। तो भाई पुलिस अधिकारी उसे मेयर के कार्यालय में ले जाता है। पुलिस अधिकारी जो होता है उसको पकड़कर कहाँ ले जाता है, मेयर के कार्यालय में ले जाता है, और मेयर के द्वारा उस पर पर्स को उठा लेने का आरोप लगाने पर वह इसे इनकार करता है। क्लियर है। मेयर के द्वारा क्या किया जाता है, उस पर आरोप लगाया जाता है कि इसने पर्स चुराया है। क्लियर है। और जब उससे पूछा जाता है तो वो साफ इनकार करता है कि ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्लियर है। तथा रस्सी का जो टुकड़ा है पाने का पूरा विवरण देता है कि भाई मुझे इस तरीके से एक सड़क पर रस्सी का टुकड़ा लिया था, वो तो मैंने जेब में रख लिया था, वो तो मैंने उठाया था, बट पर्स की जो बात है वो बिल्कुल नकार देता है कि भैया ये सब सरासर झूठ है। किंतु मेयर इसकी बातों से आश्वस्त नहीं होता। मेयर जो होता है वो भाई साहब इसकी बातों से आश्वस्त नहीं होता है, वो तो इसको चोर साबित करने पे तुला हुआ है। और यद्यपि होशे कम कसम भी खाता है, और अंत में मेयर उसे चेतावनी देकर छोड़ देता है। क्या होता है कि भैया मेयर क्या काम करता है, मेयर उसको
चेतावनी देकर छोड़ देता है। वो बार बार कसम खाता है कि ऐसा नहीं है, रस्सी का टुकड़ा था जो कि मैंने सड़क से उठाया था, और उसको दिखाता भी है कि ये देखो, मेरी तलाशी भी ले सकते हो। फ़ौरन बहुत सारी चीज़ें करता है, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होता है और वो उसको चेतावनी देकर छोड़ देता है। चारों ओर यह अफवाह उड़ जाती है कि होशे कम ने ही उस पर्स को पाया है। चारों तरफ क्या होता है, अब जाहिर सी बात है, गलत चीज़ जो है ना, उसका प्रचार बहुत जल्दी से होता है और बहुत तेज़ी से होता है। अच्छी चीज़ें और अच्छे लोग बड़ा देर में समझ में आते हैं, लेकिन गलत चीज़ अगर हो जाए, गलत लोग बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं। तुरंत आप एक गलत कार्य करो, आप तुरंत फेमस हो जाओगे। क्लियर है? तो होशे कम जो होता है भैया, इसको क्या होता है, इस पर एक चोरी का आरोप लग गया है। अब चारों तरफ ये अफवाह उड़ जाती है। क्या हो जाती है कि भैया होशे कम ने ही पर्स चुराया है। क्लियर है? पर्स चोरी का इस पे आरोप लगता है। क्लियर है? और कोई व्यक्ति होशे कम की बातों पर विश्वास नहीं करता। होशे कम कसम खाता है, अपनी सफाई देता है, और जाहिर सी बात है, हर कोई व्यक्ति जाहिर सी बात है उसको चोर की नज़र से देखता है कि भैया इसी ने पर्स चुराया है, यही चोर है। उसको अपने पास भटकने नहीं देते, उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। अब तो बड़ी परेशानी, बड़ी दिक्कत हो गई, उस पर विश्वास ही नहीं कर रहा है कोई व्यक्ति। भीड़ उसे घेर लेती है। इतने में क्या होता है, भीड़ उसको चारों तरफ से घेर लेती है तथा ताने अपशब्द कहती है, उसको ताने मारती है, उसको लानत बोलती है, उसको कहते हैं कि तू चोर है, तूने पर्स चुराया है, पर्स वापस कर, इस तरीके से। और उसके बाद हताश निराश वह घर लौट आता है। इसके बाद वो मायूस हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है, और वो कहता है कि आखिर ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जो मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा है। क्लियर है? अब भैया अगले दिन दोपहर करीब 1 बजे भी, है ना, मानदिल के पशु व्यापारी मैत्र ब्रैतो का एक कर्मचारी मरियम पोलेम ने भरा हुआ बटुआ मानविल के मैत्र हुब्रेक को लौटा देता है। अगले दिन क्या होता है, किसी पशु व्यापारी को वो बटुआ मिलता है। क्लियर है? और वो मैत्र ब्रैतो का एक कर्मचारी मारियस पोलेम, है ना, ने भरा हुआ बटुआ जो है मानविल के मैत्र हुब्रेक को लौटा देता है, और मैत्र होशे कम को भी इसकी सूचना दी जाती है। क्लियर है? मैत्र होशे कम को इसकी सूचना दी जाती है, और वह प्रसन्नता से गदगद हो जाता है। क्लियर है? वो खुशी के मारे झूम उठता है, खुशी के मारे झूम उठता है। वह फौरन गांव में घूम घूम कर इसकी सूचना देता है, और साथ ही अपनी कहानी सबको सुनाने लगता है। क्लियर है? कि देखो पर्स मिल गया, बटुआ मिल गया, मेरे पे जो चोरी का इल्ज़ाम लगा था ऐसा नहीं था, वो पर्स जो है वो किसी और ने किसी को मिला और उसने वो वापस कर दिया है। अपनी भी कहानी सुनाता है, किंतु लोगों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि कहते नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में अगर आप एक गलत धारणा अपने मन में बना लो तो वो लाख सफाई दे, लेकिन वो आपकी नज़र में वही होता है जो आपने माना है। तो लोगों ने उसे चोर मान लिया है, तो लोगों की नज़र में वो चोर है। क्लियर है? वो लाख सफाई दे रहा है कि भैया बटुआ मिल गया है, भैया जो आप सोच रहे हो, आप लोग जो मुझे चोर साबित करने पे तुले हुए हो, ऐसा नहीं है, ये बटुआ किसी और को मिला था जिसने वापस कर दिया है। तो उसकी बातों पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, लोग उसे चोर ही समझते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो भाई, अब लोगों का कहना है कि वह उसकी चाल है। लोग उसको समझते हैं कि ये बड़ा चालाक और चतुर इंसान है, इसने क्या किया है, इसने बड़ी ही चतुराई के साथ जब सोचा कि भैया मेरा भेद खुल गया है, सबको पता चल गया है कि मैं चोर हूँ, तो इसने क्या किया, इसने वो पर्स जो है वो किसी और व्यक्ति के हाथ उसे वापस करवा दिया है। क्लियर है? तो भाई लोगों का कहना है कि वह उसकी चाल है तथा उसने ही पर्स को पाया था, यानी कि पर्स उसको ही मिला था। लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो चोर नहीं है, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो एक शरीफ इंसान है। क्लियर? और लोग क्या है, क्योंकि लोगों ने अपने मन में धारणा बना ली है कि वो व्यक्ति चोर है। क्लियर है? और चोरी का इल्ज़ाम उस पर लगता है, लोग उसको ताने देते हैं, भला बुरा कहते हैं, और वो ऐसा मानते हैं कि भैया इसने पर्स चुराया है और किसी और के द्वारा पर्स वापस कर दिया है, क्योंकि इसको पता है कि अब भेद
खुल गया है। लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसने उस परेशानी से बचने के लिए क्या किया है, पर्स को वापस लौटा दिया है। क्लियर है। तथा बात फैल जाने पर अपने आदमी के द्वारा उसे लौटा दिया गया है। जैसा कि अभी बताया हमने, ये पर्स जो है इसने अपने ही आदमी के द्वारा वापस करवा दिया है। उसके द्वारा बार बार सफाई देने का भी कोई असर लोगों पर नहीं पड़ता है, यानी कि लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। लोग तो उसे चोर मान ही बैठे हैं, चोर साबित हो चुका है वो। क्लियर है। अगले सप्ताह वह गोदरविल के बाजार जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है गोदरविल में फिर पैठ लगती है, फिर साप्ताहिक बाजार लगता है। क्लियर है। फिर हाट लगती है, जिसको हाट बोल लो, पैठ बोल लो, साप्ताहिक बाजार बोल लो, है ना। तो अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग भाषा में इसको, है ना, बोला जाता है। तो हाट में फिर जाता है, क्योंकि अगले जो इसे मान के चलिए आज शनि रविवार वाले दिन लगी, तो वो अगले रविवार वाले के दिन लगेगी। तो ये वाकया जिस बार हुआ था, जिस हाट में हुआ था, जिस सप्ताह, अगले दिन फिर वो जो है उस बाजार में जाता है, केवल इसलिए कि वहाँ पर वह लोगों को सच्चाई से अवगत करा सके। यानी कि उसको सामान नहीं खरीदना, उसको कोई ज़रूरत का सामान नहीं खरीदना, केवल और केवल इस वजह से जाता है कि वहाँ पर जो लोग होंगे उनको अपनी सफाई में, है ना, अपनी सफाई दे सके। कि भाई पिछले सप्ताह जो वाक़या यहाँ पर घटित हुआ था, लोगों ने मुझे चोर साबित कर दिया था कि एक बटुआ जो है वो पर्स जो है मैंने चुराया है, ऐसा नहीं है। अपनी सफाई देने के लिए वो जाता है, क्योंकि क्लियर है। अब अपने दरवाजे पर खड़ा मलादे के मुख पर एक क्रूर हंसी नाच रही थी। अब ये सब कुछ इसी मलादे का किया कराया था। इस मलादे ने ही उस पुलिस वाले को भेजा था, इस मलादे ने ही इस पर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, क्योंकि मलादे इसे अपना शत्रु समझता था, दुश्मन समझता था। क्लियर है। तो अपने दरवाजे पे खड़ा मलादे के मुख पर एक क्रूर सी हंसी नाच रही थी, है ना, जैसे कि वो सब कुछ जानता हो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्या किया। क्लियर है। वहाँ केकेतो के एक किसान ने होशे कम द्वारा अपनी सफाई में कही गई बातों पर आक्रोश में उसके पेट में एक मुक्का मारा और कहा, बदमाश कहीं का। अब वो सफाई दे रहा है, तो भैया क्या होता है कि भैया वहाँ केकेतो के किसान ने होशे कम के द्वारा अपनी सफाई में जो कही गई बातें हैं, इस पर क्या है, उसे गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा आ जाता है और वो क्या करता है भाई, उसके पेट में एक मुक्का मारता है और कहता है, बदमाश कहीं का, झूठ बोल रहा है, पर्स इसी ने चुराया है, ये तो चोर है। क्लियर है। तो सफाई देने के लिए वो इस हाट में जाता है, मेले में जाता है, इस पैठ में जाता है, लेकिन वो, है ना, लोगों के आक्रोश का कारण बन जाता है। लोग उससे गुस्सा है और वो उसमें से एक व्यक्ति जो उसे मुक्का मारता है, कहता है, बदमाश कहीं का। तो होशे कम उसके इस व्यवहार से हतप्रभ हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। क्लियर है। तो जूदे के भोजनालय में भी लोगों ने उसे झूठा कहा है, उसको धूर्त कहा है ना, कि तुम झूठ बोलते हो, धूर्त हो, मक्कार हो, बदमाश हो, चोर हो। क्लियर है। और यह भी कि उसने बात खुल जाने के डर से अपने किसी आदमी द्वारा पर्स लौटा दिया है। निराश वह घर लौट आता है। क्लियर है। कहते नहीं है कि सच्चाई को साबित करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, और झूठ का प्रचार और प्रसार इतनी तेजी के साथ होता है, तो झूठा व्यक्ति जो है ना, समाज में बड़ी इज्जत के साथ, बड़े सम्मान के साथ, है ना, बड़े ठसक के साथ जो है चलता है, और एक सच्चा व्यक्ति जो है वो यहाँ पर चोर साबित हो गया। क्लियर। यही समाज की विडंबना है कि भैया आज की डेट में कहते हैं सच्चाई को साबित करने के लिए आपको प्रूफ देना पड़ता है। चलो भाई, क्लियर है। लेकिन हताश नहीं होना चाहिए, सच्चा व्यक्ति एक दिन जरूर जीतता है। क्लियर है। देर हो सकता है, लेकिन, है ना, हारता नहीं है सच्चा इंसान। चलो, तो अपने को निर्दोष बताने का उसका ये क्रम चलता रहता है। जाहिर सी बात है, वो अपने को निर्दोष बताने के लिए तरह तरह के जतन करता है, कोशिश करता रहता है, किंतु अब लोग मजाक उड़ाते हैं, क्लियर है। होता नहीं है कि भाई गांव में कोई चीज़ चुरा ले तो गांव में देसी भाषा में कहते हैं चोट्टे,
है ना, जी छोटा है, छोटा छोटा छोटा। तो इस तरीके से ये भी अपनी लैंग्वेज में इसको भला और बुरा कहते हैं, अथवा इस पर मजाक उड़ाया जाता है। और दिसंबर का अंत आते आते वह बिस्तर पकड़ लेता है, यानी कि इतना डिप्रेशन में चला जाता है ना, इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि वो बीमार पड़ जाता है ना। लोगों के ताने सुन सुन के वो परेशान है, उसके कान पक जाते हैं और भैया वो डिप्रेशन में चला जाता है, बिस्तर पकड़ लेता है, बीमार हो जाता है। सोचो, जनवरी के शुरू होते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। जनवरी का महीना शुरू जैसे ही होता है और भैया उसकी डेथ हो जाती है, उसके प्राण पखेरु हो जाते हैं और वो व्यक्ति जो है संसार को छोड़कर चला जाता है। मरने से पहले वह अक्सर बेहोशी अथवा अर्धचेतनावस्था में अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा। मरने से पहले वो क्या था कि सपने में भी कभी कभी वो अचेत अवस्था में, यानी कि इतना उसका साइकोलॉजिकल प्रेशर हो गया था, उसका मन मस्तिष्क पे इतना उसका प्रभाव हो चुका था उस वाक़ये का कि वो अचानक से उठ बैठता था और वो क्या कहता था, वो रस्सी का टुकड़ा अचानक से उठ जाता था, है ना, चौंक जाता था कभी, और वो उस वाक़ये को याद करता था, रस्सी का टुकड़ा, जैसे कि कोई मेंटल हो, जैसे कि कोई व्यक्ति पागल हो गया हो, इस तरीके से व्यवहार करता था। क्लियर है? वो अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा और दोहराता रहा, रस्सी का एक टुकड़ा, इस तरीके से। क्लियर है? देखिए ये रहा मॉस्यू मेयर, है ना, मेयर के इशारा करते हुए, ये रहा मेयर, ये रहा रस्सी का टुकड़ा। क्लियर है? जैसे कोई पागल हो गया हो। तो इस तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर हो गया? तो ये है रस्सी का टुकड़ा नामक कहानी, जो कि एक सच्चे व्यक्ति को झूठा बना देती है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है और लास्ट मोमेंट तक, जीवन के अंतिम दौर तक वो अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाता और वो इस संसार को छोड़ के चला जाता है। चलो आगे बढ़े, अब लेते हैं कुछ प्रश्न और उत्तर ले लेते हैं। तो रस्सी का टुकड़ा शीर्षक जो कहानी है, इसके रचयिता का नाम बताना है। क्लियर? इसके लेखक का नाम बताना है। इसके लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है, बताओ। गाय डी मोपासा, अंतोन चेखव, हेनरी लोपेज, जिद्द कृष्णमूर्ति। ए, बी, सी या फिर डी? बताओ। क, ख, ग या फिर घ? आ, ब, स या द? तो ये फटाफट ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? चले, समय समाप्त होता है और इसका सही आंसर है रस्सी का टुकड़ा, गाय डी मोपासा, इसके लेखक का नाम है। तो ए ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा। अगला है भाई, गाय डी मोपासा का जीवन काल बतावें, कब से कब तक, जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनका जीवन काल 1853 से 1896 था, 1852 से 1895, 1851 से 1894 या 1850 से 1893? ए, बी, सी या फिर डी? आ होगा, बा होगा, सा होगा या फिर दा होगा? चलिए, समय समाप्त होता है और डी एकदम करेक्ट ऑप्शन है। 1850 इनका जन्म का वर्ष है और 1893 इनका मृत्यु का वर्ष है। ठीक है, तो ये है इनका जीवन काल। अगला प्रश्न है, मोपासा किस देश के रहने वाले थे, किस देश के साहित्यकार थे? जर्मनी के थे, फ्रांस के थे, ब्रिटेन के थे या फिर जापान के थे? बताओ। ए, बी, सी या फिर डी? आह, बा, सा या फिर द? चलिए, समय समाप्त होता है और बी इज द राइट आंसर। तो भैया फ्रांसीसी साहित्यकार थे। क्लियर? तो बी हमारा एकदम करेक्ट है। अगला है, गाय डी मोपासा लगभग कितनी कहानियां लिखी थी? गाय डी मोपासा ने लगभग 43 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी और 20 वर्ष की उम्र में, 20 साल के अंदर अंदर इन्होंने लगभग
है ना, कितनी कहानियां लिखी, 200, 400, 300 या फिर 500? ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, आ, बा, सा या दा। चलिए समय समाप्त होता है। सी इज द राइट आंसर। लगभग 300 कहानियां, 6 उपन्यास इनके जो हैं 20 साल में इन्होंने लिखे थे। आगे चलते हैं। अपने लेखन में मोपासा ने कैसे समाज के चाल चरित्र को बेपर्द किया है? कैसे समाज को? संपन्न समाज को, विपन्न समाज को, बुर्जुआ समाज को या फिर दरिद्र समाज को? बताइए कैसे समाज के चाल चरित्र को यहां पर बेपर्द किया इन्होंने? ए, बी, सी या फिर डी? चलिए समय समाप्त होता है। सी इज द राइट आंसर। बुर्जुआ समाज को यहां पर इसके चाल चरित्र को बेपर्द किया है। बुर्जुआ समाज यानी कि मध्यवर्गीय समाज कह सकते हो आप। मध्यवर्गीय समाज के चाल चरित्र को यहां पर बेपर्द किया गया है। अगला प्रश्न है भाई, इस कहानी, ये जो कहानी है कहाँ की दुनिया की रपट को अपने सत्य की भाषा में परिणत करती है? कहाँ की? बहिरंग, अंतरंग, अंतर या फिर बाहर? ए, बी, सी या फिर डी? आ, बा, सा या दा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? चलो समय समाप्त होता है और हमारा डी हमारा एकदम करेक्ट उत्तर है, यानी कि बाहर की दुनिया। आगे चलते हैं। किसका बटुआ सड़क पर गिर गया था? बताओ। मलादे का था, होशे-कम का था, मैत्र फॉर्च्यून होलब्रेक का था और किसी का नहीं था। एक बटुआ खोला था, बटुआ खोया था, तो वो बटुआ किसका खोया था? इसमें से कौन सा वो करेक्ट है? ए, बी, सी या फिर डी? आ, बा, सा, दा? चलिए समय समाप्त होता है और भैया सी इज द राइट आंसर। मैथ फॉर्च्यून होलब्रेक का बटुआ हुआ था। चलो भाई, इसी के साथ भैया प्रश्न समाप्त होते हैं और समाप्त होने के साथ ही भैया अध्याय भी समाप्त। मिलते हैं अगले अध्याय में एक और नई कहानी के साथ। तब तक हमें दो इजाज़त और आप बने रहो डाउटनेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।